बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहती हूँ, किसी दरवेश ने कहा था कि खुश वो होता है जो अपने नसीब से खुश होता है, जिसका ख्याल होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ रखा है, बेहतरीन रखा है। खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, मगर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं। ये सोच बड़ी ज़रूरी है। तो खैर, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज इसी खूबसूरत बात के साथ। और नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं और कोई बात करूं, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो ऐसे मुसीबत में फंसे कोई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कोई कड़ी समझ नहीं आ रही, कोई ऐसे रिलेशंस जहाँ पर उनको ये पता नहीं चल रहा कि हमने अपनी शादी को किस तरह से चलाना है, कैसे लेके चलना है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलाक। तलाक किसी न किसी बड़ी सिचुएशन की वजह से होती है। तलाक की वजूहात सिर्फ एक नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, फिर इंसान तलाक का स्टेप लेता है। दूसरी बात ये कि तलाक सिर्फ एक बंदे की गलती की वजह से भी नहीं होती है। अमूमन अगर आप तलाक रेट देखें तो इस वजह से भी होती है कि दोनों अपनी अपनी जगह गलती कर रहे होते हैं और दोनों को समझ कोई नहीं होती। समटाइम्स लोग समझा नहीं रहे होते हैं, समटाइम्स लोग जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि दो लोग खुद ही इस फैसले पर आ जाते हैं कि तलाक लेनी। अब उस सिचुएशन में तलाक सही है, गलत है, मगर पता नहीं होता और तलाक हो जाती है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर घर वाले तलाक करा देते हैं। जिस बहू को बड़े प्यार से ब्याह के लेकर आते हैं, चाव से ब्याह के लेके आते हैं, उसकी मांग करते हैं, उसके घर के चक्कर लगा रहे होते हैं कि नहीं इसी घर से रिश्ता लेना है, इसी घर की लड़की चाहिए, उसके बाद उसी लड़की को उस घर से धक्के देके निकाल देते हैं। कुछ सिचुएशन ये होती हैं कि कभी लड़का तंग आ जाता है, लड़की बदज़बान होती है, बदलहजा होती है, खुश नहीं होती, नाशुक्री होती है, उस टाइम पर लड़का अपनी चौखट बदल लेता है। कभी कभार कुछ और सिचुएशन होती हैं, बहुत सारी। बात यह है कि तलाक क्यों होती है, किस वजह से होती है, और आज के दौर में तलाक का रेट क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्या वजूहात हैं। देखिए, एक बात तो है, जब पहले ज़माने में लड़के को देखा जाता था कि लड़का अच्छा है बुरा है, रिश्ते देखने की बात की जाती थी, तो घर वाले डिमांड करते थे कि लड़का जो है वो पैसे वाला होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। वो आपने देखा है क्या कहते हैं, सैफ अली ख़ान, उसकी बेटी जो है वो बैठ के उसमें क्या नाम है, करण, कॉफ़ी विद करण में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बेटी एकदम से कहती है कि मुझे ना ये कार्तिक, आई थिंक कार्तिक मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंडिया है, वो थोड़ा सा बोल्ड है, वो बोल देते हैं। हमारे माशरे में तो हम लोग ये चीज़ें बाप के सामने बैठ के तो और इस तरह लाइव टीम में तो कभी भी नहीं बोलेंगे। तो उसने ऐसी बात की तो बाप ने फ़ौरन उसको बोला कि अच्छा इज़ ही रिच, तो कहती है या इज़ वेरी रिच। कहता है ठीक है, फिर वो तुम्हें अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, फिर वो शादी के लिए इट्स ओके। तो जब ये चीज़ें नॉर्मली देखी जाती हैं तो फिर हमने इसमें बुराई नहीं समझनी। हम इस बात को बिल्कुल जैसे इश्क माशूकी में पढ़ के जो लड़कियां शादी कर लेती हैं, बाद में कहती हैं खर्चा नहीं उठा रहा, पैसे नहीं है, हमसे काम करवा रहा है, हम कमा रहे हैं और ये बैठ के खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पहले देखनी चाहिए ना। इसलिए कह रही हूँ, गलती दोनों तरफ से होती है, बाद में सिर्फ रोना पीटना जो होता है ना वो सब बैठ के कर रहे होते हैं। अच्छा, आज हम जिनसे बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त बड़ी साबिर बंदी हैं जो बताएंगी और आपको अपने लफ्ज़ों में, अपने लहजे में समझाएंगी। आप कॉल्स कर सकते हैं आज हमारे प्रोग्राम में और हम आपको भी शामिल करेंगे, क्योंकि टॉपिक है डिवोर्स का और इसके जो लॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब कुछ है इस पर बात करने के लिए। अमान नकवी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अमान? ठीक है, शुक्र, आप ठीक हैं? वाह। तो जी, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो डिवोर्स रेट है ये इतना बढ़ क्यों गया है, इसकी वजूहात क्या है, लड़कियां क्यों तलाक लेती हैं। अमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले स्टार्ट इस चीज़ से करूँगी कि तलाक या खुला ये ऐसा अमल है कि जिसे खुदा ने नापसंदीदा तरीन करार दिया है। इसके बावजूद अगर खुदा की ज़ात ने ये ऑप्शन रखी है तो इसकी कोई तो वैल्यू, कोई तो वर्थ होगी। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं बाज़-औक़ात कि आपको ये मेजर स्टेप लेना पड़ जाता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो आई गेस नौबत या सिचुएशन यहाँ तक वर्स नहीं होती कि आपको ये एक अल्टीमेट स्टेप जो है वो लेना पड़े। और तलाक होने की वजूहात तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुआशरे में अब अदम बर्दाश्त जो है,
टॉलरेंस नहीं रही, सब्र की लैक तो ऑफ बात ही नहीं कर टॉलरेंस, सकते। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल है ही नहीं। और उसके बाद एजुकेशन नो डाउट है हमारे माशरे में, अब वो दौर नहीं रहा कि बच्चे जो हैं वो कच्ची पक्की तक रहते थे। अब मुआशरा जो है वो डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें जो है वो रटी रटाई एजुकेशन की बजाय शऊर की जो है कमी है। जब तक शऊर नहीं आएगा आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो है हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशंस, हमारी ब्राउन फैमिलीज़, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, इनिशियली अगर आप देखें कि मियाँ बीवी के रिलेशन को ग्रो करने के लिए 2 से 5 साल जो है मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते ही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। लेकिन इसी क्रूशल पीरियड में अब जो है रोल प्ले करती हैं हमारी फैमिलीज़ कि वो चीज़ें इंड्यूस कर रही होती हैं, वो उनको वो पर्सनल स्पेस, तो आप हमारी ब्राउन फैमिलीज़ में भूल जाएं कि पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ होगी। तो वो जब चीज़ें वहाँ पे इन्वेड करती हैं सारी, और इसके बाद अगर आप देख लें कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मतलब अभी ब्याह के भेजा ही जाता है। बिल्कुल। ठीक है, बेटी को तो 2-3 दिन के बाद ही फ़ोन आ जाता है, हाँ बेटी कैसी हो, बेटी आगे से जी अम्मी ठीक हो, नहीं बेटा कोई तो बात लग रही है, कैसी हो बताओ, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं बेटा तुम्हें कसम है, तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कसम बताओ क्या हुआ है अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले जाए, भाई कुछ नहीं हुआ होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बच्ची बिलफर्ज मेकअप करके नहीं बैठी तो खैर तो है, क्या हुआ, इस तरह से मतलब डिस्कशन, बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल मसाला चाहिए हर चीज़ में, एग्जैजरेशन चाहिए हर चीज़ में। घर खराब कर रहे हैं अपनी बेटी का, बिल्कुल इसी तरह से है। और झूठ जो है ना रिश्तों में, ये मैं कहती हूँ एक वन ऑफ दी मेजर जो है ना एस्पेक्ट है कि जब आप शादी से पहले चीज़ें बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं, बड़ी फैंटेसी जो है वो लगने लगती है कि ये बहुत अमीर है, या मैं इस तरह से रहती हूँ, मेरे ये नखरे हैं, मैं किचन का काम नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिश्ता करने से पहले सेट कर लेनी चाहिए कि हमारी बेटी जो है उसे ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। जब आपको सामने से ही तबाही नज़र आ रही है कि इनका टेम्परामेंट सेम नहीं है, ये लोग एक तरह से जो है कंपेटेबल नहीं हैं, फिर भी आप फोर्स करते हैं उन्हें उस रिश्ते में आने में, तो उसका अल्टीमेट तो फिर यही निकलता है कि आप सेपरेट हो जाते हैं, फिर बाद में उसमें डिवोर्स आ जाती है, या उसमें फिर बीवी अगर चाहे तो वो खुला की तरफ चली जाती है। तो ये नापसंदीदा अमल ज़रूर है, लेकिन ये ड्रामों का भी बड़ा असर है। मैंने तो एक चीज़ और भी नोट की है, ये जितने टीवी ड्रामे, अमान इस पर भी ज़रूर बात करें, इनकी वजह से भी बड़ा असर ख़राब होता है। ये लड़कियां बेचारी जो होती तो मासूम चिड़िया है ना, देखें जो दिखाएंगे, जो बोलेंगे उसी पे बात करेंगे, वही करेंगे। देखिए हम बचपन में जब छोटे से बच्चा होता है, हम उसको ये कहते हैं कि जो दांत तुम्हारा टूट गया है ये चूहा ले जाएगा, वो मानता है ना। बिल्कुल। अब जब उसको हम ये कहते हैं आसमान से परियां उतरेंगी, बेटा तुम सो जाओ, फेरीज आएंगी, ठीक है, तुम्हें कहानियाँ सुनाएंगी, सुलाएंगी, आपके साथ सो रही होंगी फेरीज, वो बेटियाँ सो जाती हैं, मानती है ना इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। हम जो कहते हैं बचपन में वो मानती है, हम कहते हैं भूत चुड़ैल आ रहा है सो जाओ, उस वक्त भी वो मान लेती हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ मानती हैं। बिल्कुल। तो जब हम बेटियों को ये कहते हैं ना कि बेटा तुमने वो उस घर में जाके जो है ना ज़रा अपना थॉट रखना है, वो बसाना नहीं है अपना घर, वो दिमाग में वही रखती है, नहीं भाई हमने इनसे ऊपर रहना, हम जिधर जा रहे हैं ना हमने उनसे ऊपर रहना है, वो सारे मेरे थल्ले रहेंगे। तो बच्चियाँ फिर मान लेती हैं, दिमाग में वो रखती हैं। हम भी तो गलतियां करते हैं, मानती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ब्रेक के बाद इसको एलैबोरेट भी करेंगे कि जो हम बच्चों को सिखाएंगे, जब बचपन में वो मान लेते हैं तो बड़े होके भी वो हमारी औलादें जो कहेंगे वो वही करेंगे आगे। हम भी कसूरवार हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अभी तलाक के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हमारे पास लॉयर हैं अमान नकवी, जो कि बड़ा अच्छा एलैबोरेट कर रही हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, आप भी बात कर सकते हैं कि क्या वजूहात होती हैं मोस्टली जिसकी वजह से तलाक होती हैं। और आप बड़ा अच्छा एलैबोरेट कर रही थी, आप बता रही थी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो लड़कियाँ करती हैं जिसकी वजह से उनको खुला लेना पड़ता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बात तलाक की नौबत तक आ जाती है। देखिए फ़िज़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले बताया, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उसके बाद चीज़ें बड़ी एक्सेजुरेट हो जाती हैं, तो फिर जब वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे चीज़ें आती हैं तो फिर वो हमें हज़म नहीं होती। उसके बाद जो है हमारा अपना रवैया और हमारे घर वालों के इन्वॉल्वमेंट हमारे रिश्तों में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसको हम इग्नोर करते हैं छोटा समझ के, तो वो बाद में एट द एंड जो है वो हमें ज़्यादा उससे ही सफ़र करना पड़ता है।
डिफरेंट केसेस जो हैं डेली हमारे पास आते हैं। अगर आप देख लें कोर्ट्स में अभी भी जाके, तो डेली 4 से 5 जो हैं तलाक या खुला के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जो नए आते हैं। उसके अलावा अगर आप पेशी लिस्ट उठा के देख लें तो 250-300 की पेशी लिस्ट जो है हर कोर्ट के बाहर लटकी हुई है। दैट मीन्स कि वो केसेस जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। इसमें कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें ऑन कोर्ट जो है मैंने रिकन्सिलिएशन भी कराई है। उसमें कोई रीजंस मुझे नज़र नहीं आई थी। जब दोनों मियाँ बीवी को बिठाया गया उनके पेरेंट्स को सेपरेट करके, तो बीच में कोई बात ही नहीं निकली है और वो लोग खुश व खुरम अब भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रीज़न उसमें क्या है, ये मेरी मदर से अच्छी तरह से बात नहीं करती और उसके रिएक्शन में मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन करके तो इसके बाबा से जो है वो गलत बातें की। ये एक केस था। अच्छा। अब इस केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि जस्ट बिकॉज उसने मेरी माँ को तू कहा, मैंने उसके बाप को तू तड़ें कहा, ये रीज़न। तो ये कुछ समझ में नहीं आता। और 3 आपके बच्चे हैं, आप एटलीस्ट इस चीज़ को समझें कि कल को आपने भी उस लेवल तक जाना है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी, ठीक है, अगर उसने कुछ कह दिया तो आप उसको समझाएं। पहली बात तो उसे कहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चीज़ें इस नहज तक आ गई हैं एक बात है कि मैं कहती हूँ जितनी भी लड़ाई हो, जितनी भी झगड़े हों, ये बच्चियाँ जो भी देख रही हैं, सुन रही हैं, एक बात दिमाग में रखें कि तमीज़ का दायरा जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए, उसका दामन जो है ना उसको पार, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, दायरे को पार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मियाँ बीवी के रिलेशन में भी और हमारे सारे रिलेशंस में 2 चीज़ें मेन हैं, एक आपका दिमाग और एक आपकी ज़ुबान। अगर ये दोनों सेम सही स्पीड में, सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे तो ही आप सही रह सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पर मर्द हाथ उठा देता है औरत के ऊपर, या बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको गाली निकाल देता है, या खड़े हुए घर वालों के सामने बिल्कुल जलील कर देता है, पुश कर देता है, धक्का देता है, या कोई ऐसी चपेड़ बच जाती है औरत को, उस वक्त औरत ही जिम्मेदार होती है, मर्द को इस पोजीशन पे लाती है कि वो ये सब कुछ करे? देखिए, अच्छा खासी सारा शादी चल रही होती, सारी सिचुएशन चल रही होती, एकदम से जब ये सिचुएशन सुनने में आती है ना कि अरे दे वर सो हैप्पी, एवरीथिंग वाज फाइन, व्हाट हैपेंड सडनली, यार सुनने में आ रहा है उसको मारा था बीवी को मियाँ ने घर वालों के सामने। तो ये घर वालों के सामने जो पिटती है औरत मोस्टली, ये इस वजह से है कि अपनी ज़बान की वजह से या किसी वजह से? बिल्कुल इसी तरह से है। मैंने इसीलिए कहा कि दिमाग, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें आप। गुस्सा जो है वो फसाद की जड़ है। दूसरा आपकी ज़ुबान, वो जितनी मीठी होगी आप उतना ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे रिलेशंस में भी है, हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी है। अगर आप हम्बल तरीके से, अच्छे तरीके से ठहरा के बात करते हैं जो कि अगले की समझ में भी आती है, तो उसका दिमाग तो ख़राब नहीं, वो उठ के आपको थप्पड़ लगा दे या आपके साथ टॉर्चर करे। आप चीज़ें उस लेवल तक कुक करके ले जाते हैं, खिचड़ी इतनी पका देते हैं कि वो पतीले से बाहर आ जाती है, ठीक है। आपको एक चीज़ें जो हैं वो सिमेट्रिकल एक लाइन में लेके चलनी है। आपको पता है ये सेंसिटिव रिश्ता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिश्ता भी है। मियाँ बीवी के रिलेशन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्ता इम्पॉर्टेंट होगा उनके आपस में, कि मतलब वो अपने पेरेंट्स को प्रेफरेंस दे रही है या अपने बच्चों को दे रही है, वो दोनों साथ हैं तो ये रिश्ते साथ आए हैं। लड़कियाँ बाद में डिमांड करती हैं, मैंने काम करना है, मैंने जॉब करनी है, मैंने अपने आप का कुछ करियर सोचा हुआ है, मैं तो शादी करके मर गई, मैं तो घर में फंस गई, मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो बच्चे पाल रही हूँ, मेरी अपनी भी ज़िंदगी। एकदम से सडनली उनको याद आता है, वो अपना एकदम से रूप जो है ना तारी करती हैं, कोई नया रूप होता है उनका वो ये जो सडन काम होता है, इस सिचुएशन में बड़ी शादियां ख़राब होती हैं। इसी तरह से है ना, कुछ सिचुएशन में होता है कि मर्द कहता है तुम मेरी गैरत हो, मैं तुम्हें रोटी खाना सब दे रहा हूँ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए तो मैं दे रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर निकल के किसी गैर मर्दों में जाके तुम काम करो। कुछ गैरतमंद मियाँ नहीं बर्दाश्त करते जो पाकिस्तान में कुछ ऐसा हमारा कल्चर है, आपको पता है। मैं तो उन भाइयों को बड़ा सलाम करती हूँ जो इस तरह की बात करते हैं। आई लव देम अ लॉट। जो कहते हैं तुम बाहर काम नहीं करोगे, तुम्हें गैर मर्दों में जाने की ज़रूरत क्या है जब मैं सब कुछ प्रोवाइड कर। वाकई वैसे अगर मर्द सब कुछ औरत को दे रहा है, घर में रोटी, इज़्ज़त, घूमना फिरना, खाना, सब कुछ, औरत को क्या ज़रूरत है वैसे धक्के खाने की। और वो मर्द जो ब्याह के लाया है बीवी को अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तो फिर वहाँ पे तुम सजो सवरो, ख्याल करो मियाँ का। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है बाहर जाके धक्के खाने की। बिल्कुल, ये हमसे पूछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये चीज़ आप अभी कर रही हैं काम, कोई आसान है? बताएं आप। इसी तरह से ये मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम बाहर निकलते हैं, हमें पता है धूप गर्मी सब कुछ हम लोग बर्दाश्त करते हैं, सर्दी कभी ये नहीं सोचा। लेकिन अगर आपको सब कुछ घर पे बैठे मिल रहा है, हम क्यों निकलते हैं? पैसे के लिए, रिस्क के लिए। ये चीज़ें अगर आपको घर बैठे मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो अगर उसकी एक डिमांड ये है कि आप घर बैठें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आप डे 1 क्लियर करें इस चीज़ को।
कि आई एम इनटू दिस और मुझे जो है ये काम करना है, तो आप जो है मुझे ये अलाउ करेंगे या नहीं, वो वहीं पे आपको समझ आ जाएगी कि ये कहाँ तक जाने वाली चीज़ है। तो आप वहीं पे अगर खुद को रोक लेंगी तो बाद में ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। आपने उसको देखा बड़ा अमीर है, ये है वो है, आपने उसके साथ शादी कर ली, बाद में फिर आपने डिमांड स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये जो जब किसी भी सिचुएशन है, समटाइम्स ये भी ज़्यादा सिचुएशन जो आपको पता है गाँव ग्राम में देखी जाती हैं, जहाँ पर औरत को बहुत, आपको पता है, जुल्म किया जाता है, उसको बड़े अजीब नज़रों से देखा जाता है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं की जा रही होती। ये जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है मोस्टली, वहाँ पर मैंने यही देखा है कि औरत जो है बस वो, उसको बिल्कुल ही इंसान नहीं समझते। उस पर जुल्म भी होता है, उस पर मार कुटाई भी होती है, ठीक है ना, और तशद्दुद भी किया जाता है। ये सारी सिचुएशन का आपको पता। अब ऐसी सिचुएशंस में अगर खुला कोई औरत लेती है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या स्टेप होता है, वो ज़रा बताइएगा। देखिए, अगर इन मामलात में आपकी बात खुला तक पहुंच गई है तो सिंपली उसमें जो है फ़ीमेल का आईडी कार्ड, उसकी कॉपी चाहिए होती है हमें। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी चाहिए होती है, और निकाहनामा। बिलफर्ज उसके पास ये चीज़ें नहीं हैं, वो ये क्लेम करती है कि ये मेल के पास हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे छीन लिए, मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। ये सिचुएशंस भी हम देखते हैं मोस्टली। तो उसमें यह है कि फ़ीमेल एक सिंपल जस्ट एफिडेविट दे दे, उस पर ये कह दे कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये किसी थर्ड पर्सन के पास हैं या मेरे हस्बैंड के पास हैं, तो सिर्फ उसके एक उस एफिडेविट पे भी हम केस फाइल कर देते हैं। अच्छा। तो खुला लेना कोई मुश्किल काम नहीं है कि उसका सिर्फ एफिडेविट चाहिए होगा। आप उसका एफिडेविट चाहिए और उसमें हम प्लीडिंग्स करके तो केस फाइल कर देते हैं। और ऑन ए सिंगल अपीयरेंस ऑफ ए फीमेल वो आके बस ये कह दे कि मैं इस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इसके मतलब आई डेवलप हेटेड अगेंस्ट हिम, तो सिर्फ इस बात पे जो है अदालत आपकी खुला प्रोनाउंस उसकी जायदाद में से कोई हिस्सा उसको प्रोवाइड होगा? देखिए, दोनों तरीके से बताइएगा, अगर बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं और वो उसके निकाह में थी और अब वो खुला ले रही है, तो उसकी जायदाद में से कोई उसको हिस्सा प्रोवाइड होगा? देखें, वो चीज़ हक महर की हद तक है, वो इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकती अगर वो खुला की तरफ जा रही है। खुला जो है वो एक कंडीशनल डिग्री है, उसमें सबसे पहले बात ही ये की जाती है कि कुछ ले दे के छोड़ दिया जाए, ठीक है। इसमें औरत को जो उसका हक महर है वो सरेंडर करना पड़ता है टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड 50%, जब जो है हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल के बात आ जाती है, ठीक है। जो अदा कर दिया गया है उसका 25% आपको वापस करना है, और जो अभी अदा करने वाला है उसमें 50% आप छोड़ देंगी, तो ही वो डिग्री जो है वो पॉसिबल है होना, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर फ़ीमेल के बच्चे हैं तो नो डाउट तलाक जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान हुई है, खुला मियाँ बीवी के दरमियान हुई है, उनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, बच्चों के साथ उसका रिलेशन वैसा ही है, वो उनका बाप है, आप उनकी मदर हैं, आपने उनको म्यूचुअली लेके चलना ही है। और फादर जो है वो आफ्टर डिवोर्स एज वेल? जी जी, आफ्टर डिवोर्स एज वेल आप मेंटेनेंस का अगर केस फाइल म्यूचुअली करें। उनकी बात हो जाती है कि आपने बच्चों का इतना खर्चा देना है, आपने ये चीज़ें अफोर्ड करनी है, तो फिर इट्स फाइन, अदरवाइज वरना फिर कोर्ट पे भी इसको केस करके वो ले सकती है पैसा। बिल्कुल, आप बच्चों का खर्चा ले उसके लिए सकते भी हैं। एफिडेविट वाली कहानी चाहिए होगी? जी जी बिल्कुल, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। जस्ट एफिडेविट? जस्ट एंड एफिडेविट, बच्चों के बे फॉर्म्स अगर आपके पास हैं तो वो आप हाँ। साथ लगा दें, और फिर खर्चा वगैरह जो है वो कोर्ट आपको उनसे लेके देगी जब तक वो मेजॉरिटी एज पे नहीं किस चले एज तक? जाते। 18? बिल्कुल, और फीमेल्स का टिल देयर मैरिज अरे वाह, फादर को जो अरे है वो वाह। पे करना ही पड़ेगा। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। मतलब इसका मतलब पाकिस्तान की औरत जो है बड़ी सेफ है, प्रोटेक्ट है, और अभी भी बहुत सी जो औरतें जिनको नहीं पता कि सिर्फ एक एफिडेविट से वो खुला ले सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी अजाब बनी हुई है और आप तकलीफ़ में हैं तो जस्ट मूव ऑन, बाहर निकलें, उस अजाब में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, अपने आप को मारे मत, क्योंकि इसी तरह अपना आप मार के आप कुछ कर नहीं सकेंगे, ना अपने बच्चों को पाल सकेंगी। थैंक यू सो मच अमान, बहुत अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया। विल कॉल यू अगेन सून इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अब आगे भी बहुत आपके प्लान्स हैं। आई होप कि ये जो आप सारी प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये जल्दी आपकी हो और आप इंशाल्लाह जिस मुकाम पे जाना चाहती हैं जल्दी। विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे साथ बड़े स्पेशल मेहमान हैं, बड़ी अच्छी इनकी पहले तो कहानी है, वो भी मैं आपको साथ सुनाऊंगी। देखें, ज़िंदगी में हर कोई बढ़ना चाहता है, बनना चाहता है, काम करना चाहता है, और हर कोई अपना नाम रोशन करना चाहता है। ऐसी है ना, हम किस लिए मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, धक्के खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, इसीलिए सारे दिन जो हम ये धूप में जल रहे होते हैं या फिर किसी को देख रहे होते हैं, इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, या कोई हमारा मेंटोर होता है, वो इसी वजह से होता है कि हम कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है जल्दी आसानी से चढ़ लें। और हर माँ बाप की भी ख्वाहिश ये होती है।
तो उन्हीं में से एक साहब ऐसे हैं जिनके बेटे की बड़ी प्यारी स्टोरी है इनके अपने बाबू जी के साथ। तो पहले तो वो सुनाऊंगी, उससे भी आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आज हम आईटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आज़म मलिक साहब मौजूद हैं, जिनका फ्यूचर फेस्ट के नाम से जो है वो एक्सपो भी होता है हर साल और इनकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और बड़ा आईटी में इनका नाम है माशाल्लाह। और वो कैसे है, इनके बेटे ने कैसे इनिशिएटिव लिया, इन्हीं की ज़बानी इनसे कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाउ आर यू सर? फाइन फाइन, थैंक यू बेटा। सर क्या कहानी है आपकी, मैं चाहूँगी आप अपनी ज़बानी में ज़रा बताइए किस तरीके से आप आईटी के बिज़नेस में आए और क्या सिलसिला हुआ। जी बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा बेटा है छोटा, दूसरे नंबर वाला ना, बड़ा महरोज है और छोटा अर्जिश है। जी। तो इसने एफएससी के बाद कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं अपना बिजनेस करूँगा। मुझे फिक्र हो गया कि ये पता नहीं आगे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, अच्छे खासे नंबर लिए हैं तो इससे क्या हो गया, जिस तरह हम सोचते हैं पुराने वालदैन। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे, मैं देखता हूँ लोग नौकरियाँ किस तरह ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे नौकरी ढूंढना और मांगना बहुत बुरा लगता है, मैं नौकरियां देने वाला बनूंगा। यार अच्छा, मुझे उसका, मैं चूंकि शायर हूँ और मेरी 2 किताबें हैं पंजाबी पोइट्री की, हाँ। तो मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा कितना अच्छा सोच रहा है। हाँ। तो उसने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार लेके, वो घी के, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इससे दिए। हाँ। तो वो पहला बिजनेस उसका फ्लॉप हो गया। जस्ट प्राइस ना, कंपैरिजन सर्च इंजन में आया था, अच्छा, तो वो नहीं चला। ठीक है। तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि पहली नाकामी आपकी कामयाबी की सीढ़ी होती है, वाह बेशक, जो आपको अगले कामयाबी के बड़े बिजनेस तक ले जाती है। अरे वाह। तो जब दोबारा उसने किया तो मुझे उस पर यकीन था, चूँकि मैंने इकबाल को पढ़ा हुआ था और इकबाल ने कहा कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह। तो मुझे हमेशा लगता है कि नए लोग जो हैं, इनके पास नए आइडियाज़ होते हैं, ये हमसे आगे के लोग हैं, वाह, ये जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ें। वाह। तो मैंने उसे कहा कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम दोबारा जो करना चाहते हो करो। तो उसने कहा मैं इजाद लैब्स एक कंपनी बनाऊंगा जो टेक कॉन्फ्रेंसेस कराएगी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में आईटी इकोसिस्टम बिल्ड करेगी। अच्छा। तो मुझे उसके लिए 6 लाख रुपए चाहिए। हाँ। तो मेरे पास तब नहीं थे, मैं जर्नलिस्ट रहा और आपको पता है साफियों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। नहीं बेचारे तब तो साफी बिल्कुल भी नहीं मासूम होते थे। चिड़िया होते हैं, मैं तो कहती हूँ। तो मैंने उसके लिए अपनी गाड़ी बेच दी, करोला एक्सेल आई, तब 10 लाख की बिकी थी। हाँ। और मैंने उसे पैसे दे दिए कि तुम काम करो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। हाँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा डराया कि तुमने गाड़ी भी बेच दी उसके लिए, अगर वो कामयाब ना हुआ। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि उसका जज्बा मुझे नज़र आ रहा है। वाह। तो फिर वो अमेरिका चला गया, उसने यहाँ से टेक डेलीगेशन लेके जाता था दुनिया भर में, हाँ। कि यहाँ के आईटी के लोग लेके गया अमेरिका किसी कॉन्फ्रेंस में। जब वो बच्चे वापस आए, उनको एक्सपोजर मिला, तो पहले वाले थे ही नहीं। हाँ। उनको ग्रोथ मिली, उनको लिंकेजेस मिले। हाँ। तो उसका काम नज़र आना शुरू हो गया लोगों को ना, कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते। फिर उसने कहा कि मैं जिनको लेके जाता हूँ इनके पास पैसे होते हैं और हर नौजवान अमेरिका यूरोप नहीं जा सकता। हाँ। तो मैं मुल्क में एक बड़ा इवेंट कराऊंगा जिसमें पूरी दुनिया से टेक इंडस्ट्रीज आएगी। वाह। तो ये भी तब ख्वाब लगता था। तो उसने पहला फ्यूचर फेस्ट कराया 2022 में, हाँ। फिर दूसरा कराया, तीसरा पिछले साल हुआ। जो तीसरा हुआ, थर्ड वन, वो सबसे बड़ा था। 3 लाख लोग फिजिकल इसमें आए थे वाह वाह। और 150 इंटरनेशनल गेस्ट आए। एक सऊदी प्रिंस भी उसकी दावत पे आया। और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई एक इवेंट के नतीजे में, वो $200 मिलियन। वाह, मतलब पाकिस्तान में डॉलर्स आ गए। अच्छा, डॉलर आए, That's मुझे what खुशी हुई, लेकिन important. साथ साथ उसने मुझे भी फॉर्च्यूनर लेके दी। वाह, कि ये हुई ना बात। जो मैंने गाड़ी बेची थी, और जो सुन रहे हैं नौजवान, उनसे ये मैंने वादा भी लेना है कि आपने अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करने आहा, ऑनलाइन कमा के। क्या बात क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी आपको देख के ख्वाब बुने होते हैं। सर, क्या बात। तो जब आप कुछ बन जाते हैं तो जो खुशी उन्हें मिलती है, तो अगर मेरा बेटा आईटी से कमा के इस मुल्क में भी ला रहा है और मुझे भी, उसने मेरे भी ख्वाब पूरे किए। करोला बेच के उसने फॉर्च्यूनर दे दी। देखें अब्बा जी को, इस कहने का मकसद और इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग भी जो भी अपनी चीज़ सोच रहे हैं, जो भी प्लान करें फ्यूचर्स में, आईटी को ज़रूर दिमाग में रखिए। आईटी के बिजनेस से तो डॉलर पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में आता है, और साथ साथ आप भी छा जाते हैं, आप भी बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज़म मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आईटी से रिलेटेड हमें चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में डॉलर्स ला सकते हैं और कमा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री के लिए जो मौजूदा मौक़े हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरीके से उनको हासिल किया जा सकता है। सर प्लीज़ एलैबोरेट करें। जी ज़रूर बेटा। हम लकी हैं कि हमारे पास दुनिया के हम चंद ममालिक में जिनके पास यूथ की सबसे बड़ी तादाद है। अच्छा। और यूथ देखें, फ्री लांसिंग में दुनिया में 4थे नंबर पे पाकिस्तान है, फ्री लांसिंग इंडस्ट्री में। तो ये एजाज़ हमारे बच्चों ने खुद से हासिल किया है।
कोरोना में मुश्किलात भी हुई, लेकिन कोरोना में कुछ अच्छा सीखने को भी मिला कि लोगों ने घर बैठ के ऑनलाइन कमाना सीख लिया। और हमारे बच्चों ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, ये पूरी दुनिया से बिजनेस ले सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे दोनों हमसाया ममालिक हैं। लेकिन उन्होंने हमसे थोड़ा पहले आईटी इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया था, उसकी अहमियत का उन्हें पता चल गया। अच्छा, तो हम हमेशा शायद देर कर देते हैं चीज़ों को समझने में, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी हमारी हुकूमत ने नेवटेक बहुत सारे फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं। और पंजाब आईटी बोर्ड का एक प्रोग्राम है ई रोज़गार, उसने आईटी की ट्रेनिंग पूरे मतलब सूबे में बहुत कमाल लोगों को कमाना सिखाया है, और बड़ी कहानियाँ जो लोगों ने उसमें से कमा के अपने आप को बिल्ड किया। तो हमारे बच्चों के लिए हम दुनिया भर से काम ले सकते हैं। हम यहाँ बैठ के अमेरिका और यूरोप से डॉलर कमा सकते हैं उनकी कंपनियों में काम करके ऑनलाइन। वाह। तो ये पुरानी बात थी कि जब लोग डंकी लगा के जाते थे, अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया करते थे। तो अभी मुल्क से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठ के कमा रहे हैं। ग्लोबल विलेज बन गई पूरी दुनिया, तो बहुत मौके पड़े हुए हमारे पास कि हम जहाँ से मर्जी कमा सकते हैं। ये इजाद घर क्या है? इजाद हाउस हमारा घर है, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है इजाद लैब्स। इजाद है इनोवेशन से। अच्छा। तो मेरे बेटे ने सोचा कि जब हम कमा रहे हैं आईटी से, तो हमने इस सोसाइटी को पे बैक भी करना है। हाँ। तो जो हमने डीएचए में घर लिया, उस घर का नाम इजाद हाउस रखा, और वो ओपन हाउस है। कहाँ है ये लम्स के बिल्कुल सामने है। ओके, वी ब्लॉक में? यू ब्लॉक में। अच्छा। तो ये ओपन हाउस है आईटी इंडस्ट्री के लिए। हाँ। आप जब भी आएंगे आपको आईटी के लोग मिलेंगे, वहाँ मिल रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, कोई भी आ सकते हैं, और हम उन्हें आपस में मिलाते हैं। कोई टाइम है किसी भी वक्त? वो सब में से मैं या मेरा बेटा जब भी हम घर होते हैं, पूरा दिन ही वैसे तो लोग आ रहे होते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी लोग पूछ के फ़ोन करके आ जाते हैं, ज़रा आसानी हो जाती है। कितनी कोई रौनक रहती है, कितने लोग आ जाते हैं? आईटी का आपको हर बंदा, हर बड़ा इन्फ्लुएंसर, और जिस तरह वो बच्चे हैं शराज बाबाची, जितने भी, असल में इन्फ्लुएंसर को हम अहमियत इसलिए देते हैं कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट बना रहा है वो मुल्क का इमेज बेहतर भी कर रहा है और ऑनलाइन कमा भी रहा है। हाँ। तो कंटेंट क्रिएटर्स हमें बहुत अहम लगते हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जब भी आपके पास आते हैं तो वहाँ पे आके क्या होता है, क्या करते हैं, उनको क्या हेल्प मिलती है? वहाँ वो रह भी सकते हैं, अगर पहले से वो रह ना रहा हो, और एक दूसरे को मिलते हैं, और नेटवर्किंग बहुत बड़ी ताकत है। आपके घर में ऐसे खुले आम लोग रह भी जाते हैं? हाँ जी, रह भी जाते हैं। अच्छा, मेरा घर वैसे इस्लामाबाद में भी है, मेरी बीवी और बेटी वहाँ होते हैं। अच्छा। तो ये घर हमने बनाया इसलिए था कि हमने टेक इंडस्ट्री को एक ऐसी जगह देनी है जहाँ वो एक दूसरे को मिले, एक दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। वाह। तो एक बंदे को कोई सोर्स चाहिए, दूसरे को नौकरी चाहिए, वहाँ बैठे बैठे ही टाइज बन जाती। अच्छा, तो इस तरह आप बताते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो क्रिएटर्स होते हैं, इनको कोई आइडिया देते हैं? अच्छा, एक दूसरे से इतने आइडियाज मिल रहे होते हैं, हम भी दे रहे होते हैं। और हम चूंकि फ्यूचर फेस्ट कराते हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन हुई है, कोई बड़ा काम निकला वहाँ से? बहुत कहानी है। एक ब्रांड है ग्रैनीज किचन, फौजिया बदर एक बच्ची है। ये आपने मुझे ब्रेक के बाद बताना है। जी जरूर। ये कोई सक्सेस कहानी जो सबको पता भी हो। इसी तरह आपने जैसे अभी शराज का आपने बताया कि मियाँ साहब तक रसाई आपने करवा के दी, सो दैट वो इंटरव्यू हो गया, सीट पे बैठ गया जाके शराजी, है ना? तो इस तरह की और कोई सक्सेस स्टोरी आपने बतानी है हमें, ठीक है ना? हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। आज़म मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईटी के बारे में हम इनसे बात कर रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में और वसाइल हैं ऐसे आईटी से रिलेटेड, जैसे आपके फ्यूचर टेक, आप इसके बारे में बात बता रहे थे, उसके अलावा भी और भी है फ्यूचर फेस्ट के अलावा? जी, बहुत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी परसों एक कॉन्फ्रेंस थी, PNY कॉन्फ्रेंस, तो एक CLC, एक कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होती है। हमारी जो फ्यूचर फेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बाकी लोग जी पाकिस्तान में पिछले साल जो हुई थी 3 लाख लोग आए थे फिजिकली, और 150 इंटरनेशनल गेस्ट थे। अभी होने जा रही है 24, 25, 26 जनवरी। आपने भी आना, आप देखिएगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज मुल्क में किस तरह से कारोबारी सरगर्मी को जनरेट करती हैं। जो दुनिया भर से इन्वेस्टर आते हैं वो हमारे लोगों को काम देंगे, बिजनेस टाइज बनेंगी, और जिनको पता है कि जो एक्सपोज हैं वो किस तरह से कारोबार बढ़ाती हैं, वो मुल्क तो इसे बहुत तरजीह देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो चाइना में होती है। और ये जो हमारा इवेंट है फ्यूचर फेस्ट, इसकी वजह से पाकिस्तान में जितने पैसे आए हैं, $200 मिलियन मैंने बताया, वो तो वो लोगों ने हमारे इसके पास सबूत है, शवाहद है कि ये MOU हुए, जिनमें से मिसाल है एक सऊदी प्रिंस आए थे, फहद बिन सऊद। अच्छा। तो उन्होंने पाकिस्तान में पाक सऊदी टेक हाउस बनाया, ठीक है, $100 मिलियन से। लोगों को नौकरियां मिली, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। तो ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के इतने, मैं आपको 100 मिसाल दे सकता हूँ। एक मिसाल ग्रैनीज किचन की है, एक ब्रांड है
जो पिछले साल 2 साल पहले फ्यूचर फेस्ट पे शुरू हुआ था। अच्छा 25,000 से इस बच्ची ने डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस का काम शुरू किया। ठीक है। और अभी वो एक नाश्ता उसका है ओट्स विद नट्स, ओट्स उसमें विद दलिया और nuts नट्स के- है, आहा आहा लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी है, ऑनलाइन उसने बेचा। वाह अब उसकी 1 करोड़ महीना सेल है। वाह। अगर एक बच्ची, एक आम घरेलू औरत 25,000 से बिजनेस शुरू करती है और 2 सालों में उसकी 1 करोड़ सेल लोकल ऑनलाइन है, तो आप गूगल कर लें, आपको मिसाल मिल जाएगी। इस तरह की 100 मिसालें पड़ी हैं। हर नौजवान हमारा दुनिया भर से कमा के पाकिस्तान में ला सकते हैं। उसे यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि तुम कितने ख़ास हो। सर कितने कोई पैसों से इस तरह से ऑनलाइन करके बंदा अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है? अच्छा वो तो उधर सोचने वाले देखने वाले थोड़ी सी ये भी डर जाते हैं देखिए, कि पता नहीं कि कितने कोई पैसे लग जाने और डूब ना जाए। नहीं, जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ उसने तो 25,000 से शुरू हाँ किया था। यही तो, अब सारे बिजनेस कोई 25, 15, 20, 30, 40 से हो बिल्कुल। जाएंगे। देखिए आप लाख के अंदर अंदर कितने बिजनेस हैं जो शुरू हो सकते हैं, और आपको स्टॉक तो चाहिए ही नहीं। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिल गया है तो आप जहाँ से बाजार से लेके बेच सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए कसूर में जो लेडीज बन रही है, कोई शूज बन रहे हैं, हाँ तो कसूर में जो 3,000 का है, लाहौर में 7,000 का है। तो आप कहीं से खरीद के ऑनलाइन बेच तो सकते सर हैं। ये मंथली कितना कोई कमा लेते हैं ऑनलाइन जब इस तरह से करते बेटा, हैं? जब शुरू शुरू में स्टार्ट में ही मतलब। अच्छा, फिजिकल कारोबार की तो एक लिमिट होती है कि आपकी एक दुकान है, वहाँ पे 100 गाहक आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो वो तो लिमिट ही नहीं है, 1000 बंदा भी खरीद। फूड पांडा देख लें, हाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग फूड पांडा से खाना मंगवा रहे हैं। क्या बात है जी। लिमिट ही नहीं है। और अब तो ये तय हो गया कि कोई कारोबार बड़ा नहीं हो सकता जिसकी सोशल मीडिया पेरेंस नहीं है, बिल्कुल क्योंकि लोग वहां से ढूंढ रहे हैं, सच है। लोग आपको वहां से ढूंढ रहे हैं, लोग बिजनेस वहां से देख रहे हैं। तो हमारी तो यूथ में एक नेचुरल टैलेंट है। सर मैं तो यही चाहती हूँ जो बेरोज़गारी है ना यहाँ से मुल्क से ख़त्म। आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था। देखिए नौकरी के लिए जो है ना धक्के खा रहे हैं लोग, 40,000 की, 30,000 की, यही लिमिट है। जी। 50,000 खींच के यही नौकरी की। मैं कहती हूँ यार निकलो, ऑनलाइन बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, एक छालिया का रैपर बेचो, मगर अपना अपना है ना आपका छालिया का रैपर बिजनेस है ना आपका। बिल्कुल सही कहा। आज आपको कम मुनाफा देगा मगर कल आपको उसमें शहंशाह बना देगा, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। नुकसान है, नफ़ा है, जो कुछ आपका अपना है, अपना कारोबार है। आपने आगे लोगों को रखा है, बल्कि आप काम करवा रहे हैं, आप लोगों को रिस्क आगे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो हम नौकरियों की लालच में खड़े हुए हैं, 40,000 रुपये की नौकरी, उसके लिए रिश्वत भी देने लग जाए, ठीक है, धक्के भी खा रहे हैं, नहीं मिली तो ऐसे परेशान सुसाइड कर रहे हैं लड़के, जवान नौकरी नहीं मिली सुसाइड। भाई कैसे कैसे अच्छा, केसेस बहुत छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके मोहल्ले में कोई जनरल स्टोर है और वो उसकी ऑनलाइन अपीयरेंस नहीं है, तो कोई नौजवान उससे तय कर ले कि मैं तुम्हारी सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाल देता हूँ, सर जी आप, और जितनी ऑनलाइन बिकेगी उसमें मेरा शेयर होगा। सर क्या बात है, अच्छा, क्या बात किया तो हमने, आप आसान बिजनेस बता दिया बिल्कुल। किसी भी बिजनेस को आप ऑनलाइन पैसा ही कोई नहीं लगा। कोई अच्छा बेटे, देखिए आपकी सर्विसेज है ना, हमने अपनी सर्विसेज बेचनी है, सर्विसेज बेचनी है, स्किल बेचें। और Yes. देखिए इतने फ्री कोर्सेज गवर्नमेंट करा रही है, प्राइवेट अदारे करा रहे हैं। और सर ये 12,000 में, 15,000 में कोई कोर्सेज हो जाते हैं मेरे अभी तो ऑनलाइन फ्री के करा रहे हैं skills बेटे, नेवटेक ने भी शुरू किया है, वाह, फ्री कोर्सेज हैं। अरे हाय, वो मुख्तलिफ अदारों से उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो अदारे को पे करती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सीखने वाले के फ्री है। सीख, और कितने दिन में सीख जाता है बंदा? अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि जो कोई भी स्किल आप सीखना चाहें तो आप सीख तो 2 माह में जाते हैं, लेकिन 6 माह कम से कम चाहिए आपको उसमें to make it practice perfect प्रैक्टिस and कर। everything, अच्छा, जो yeah. बच्चे सोचते हैं कि एक हफ्ते में हमने डॉलर कमा लेने, वो मायूस होते हैं। हाँ जिनको पता है कि हमने मेहनत करनी है हाँ और 6 माह साल हमने एक स्किल पे खुद को पॉलिश करना है। ठीक। आज़म मलिक साहब कुछ एंड में कहना चाहेंगे? टाइम इज़ ओवर, बट अब इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे लगता है आपकी बातें लोगों को बड़ी समझ आई होंगी। नहीं, शुक्रिया मन्नू आपका। आ गई है तो तानू नहीं आई। कुछ एंड में कहना चाहेंगे सर? अच्छा जी, अभी चूंकि हम फ्यूचर फेस्ट करवा रहे हैं इसी महीने 24, 25, 26 जनवरी को लाहौर एक्सपो सेंटर में, और पहली दफ़ा वहाँ छोटे जो कारोबार हैं वो स्टॉल भी लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो हमने डॉक्टर फान कैसर ने हमें मशवरा दिया कि आप इतनी बड़ी लोग आते हैं आपकी टेक एक्सपो देखने, तो वहाँ छोटे कारोबारों को भी मौका दें। हाँ तो वहाँ हमने बिल्कुल कास्ट पे 30,000 रुपये एक स्टॉल 3 दिन के लिए बना दिए, ठीक है, और लोग अपना बिजनेस आएँ, शोकेस करें, और लाखों लोग देखेंगे। वाह अगर किसी स्टॉल पे 500 बंदा चला जाए तो वो स्टॉल पाँव पे खड़ा हो जाता है। वाह, तो एक्सपो में जाएं, देखें, एक दूसरे से नेटवर्किंग करें, वहीं पे मौके बिखरे पड़े होते हैं। आपके इर्द गिर्द कामयाबी है, आगे बढ़ें और उसको क्या आप बात है। आज़म मलिक हासिल कर साहब लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इंटरव्यू करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी काविश बहुत अच्छी है, कोशिश अच्छी है, सोच अच्छी है, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान में लोगों को डॉलर यहाँ पे लाने के मौके जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बेरोज़गारी ख़त्म करने के काम तरीके बता रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और इज़्ज़त दे, और हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरा शो जो है उसके ऊपर ना तो मैं कोई फ़ेक शादियाँ दिखाती हूँ, ना मैं कोई ऐसे फ़ेक पर्सनालिटीज़ बुलाती हूँ जिनके जस्ट इंटरव्यूज़ करूँ और उनके बस टशके लशके पूछूँ और आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जेलस करती फिरूँ, या फिर मैं उनके कोई फ़ैशन शो या कपड़े दिखा दिखा के थोड़ा सा आपका दिमाग ख़राब करूँ। मेरे शो का मकसद ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ काम की बात करूँ, और वो काम की बात जिससे आप कुछ हासिल कर सकें। मैं आपको कुछ ना कुछ दे कर जाऊँ डेली, जिससे आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता चुन लें जहाँ पर आप पैसा कमा सकें, कोई स्किल्स हासिल कर सकें, या फिर कुछ सीखें अपनी ज़िंदगी में। तो आगे बढ़ने का, ग्रो करने का अपने आप को, वो मौका आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ हम आपके लिए आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो उसमें से आज भी जो टॉपिक, सारे टॉपिक्स माशाल्लाह आज हमारे यही थे, मगर ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास उस्मान चुगताई साहब हैं और वो आज हमें बताएंगे कि बैरून ममालिक जो हम अपनी चीज़ें बेचते हैं उसके क्या मौक़े हैं, पाकिस्तान में बैठ के हम किस तरीके से बाहर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, ई कॉमर्स के ज़रिए या और अमेज़ॉन या फिर ईबे और दूसरी ऐप्स वगैरह के ज़रिए हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसी तबीयत है? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। सर, बड़ा ज़रूरी था आपको बुलाना, क्योंकि इस मकसद के साथ हम जो है बहुत से लोगों को समझा सकेंगे कि हम पाकिस्तान में बैठ के किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ करते हुए ये तरीक़ाकार ज़रा बयान कीजिएगा। फिज़ा, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के, इसको थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं। कैसे? इंटरनेट पे बैठ के। अच्छा, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने। देखिए, जब आप इंटरनेट पे बात करते हैं, इंटरनेट पे बैठ के, तो आप खुद ही एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे, ठीक है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। मैं अक्सर बोलता हूँ, रुपये छोड़ के डॉलर्स कमाओ, यूरोस कमाओ, पाउंड्स कमाओ, रियाल कमाओ। हम एक अब वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, और उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाने का तरीकाकार क्या है? इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बैठो और दुनिया की सारी जो मंडियां हैं उन मंडियों में अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लो। अच्छा। और यही सहाबा की सुन्नत है। हाँ। इसी पे मैं पिछले 8 सालों से जो है शो डाल रहा हूँ। हाँ। और बहुत सारी मेरे अपने कई कंपनीज हैं, यूएसए में, फ्रांस में, और अब मैं सऊदी अरब में अपनी कंपनी खोलने जा रहा हूँ। फिर कितने साल से ये कर रहे हैं आप? फिज़ा, मैंने पहली कंपनी यूएसए के अंदर 2007 में .com खोली थी। अच्छा। और 2007 के अंदर डॉलर्स अमेरिकन इकॉनमी से लेके यहाँ लेके आने शुरू कर दिए थे। ओके, अच्छा। उसके बाद आपको चस्का लग गया, आपने कहा ये काम बिल्कुल सही है, मैं खुद भी करूँगा, लोगों को भी सिखाऊंगा। मेरा ख्याल ये है कि चस्का तो शायद मैं नहीं कहूँगा। मेरे में कभी सियालकोट से हूँ, और सियालकोट जो है एक्सपोर्टर्स का शहर है। क्या बात है। और एक्सपोर्टर जो है दुनिया भर में, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी बाहर बैठे इंपोर्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे ऑर्डर दे दे। हाँ। मेरी सारी ज़िंदगी मेरी गैरत ने गवारा ही ना किया कि मैं किसी गोरे को ईमेल डालूं। अच्छा। मैं एक ही चीज़ सोचता रहा, यार गोरा हमसे माल मंगवाता है सियालकोट से। हाँ। यार फुटबॉल बना दो, ये शर्ट बना दो, ये सर्जिकल, ये डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बना दो, ये क्लोथिंग बना दो, ये फुटबॉल बना दो, ये बैट बना दो। हाँ। तो आगे बेचता कैसे है? तो फिर मैंने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की। अच्छा, वेबसाइट से बेचते हैं, अच्छा इस तरह से बेचते हैं। तो मैंने अपनी पहली वेबसाइट बिल्ड की। अच्छा। और उसके बाद ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए। और ना उस वक्त मेरा एक बड़ा बिजनेस था कॉल सेंटर का, वो क्लैप्स हुआ था, मिलियंस का लोन था, 1 रुपया पास नहीं था। हाँ। 1 रुपया पास नहीं था। यस, मिलियंस का लोन था, बैंक मेरे पीछे थे, क्रेडिट कार्ड मेरे बंद हो चुके थे, कंपनी मेरी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी थी। 2007 में रमज़ान था, और लाइक आई हैड नथिंग टू डू। तो मैंने रमज़ान के अंदर उन दिनों, जिस तरह आज शॉपिफाई है, प्रेस्टा शॉप है, इसी तरह उन दिनों याहू स्टोर्स हुआ करते थे। हाँ, 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 जी। तो याहू स्टोर्स में मैंने अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड की। अच्छा। वज़ीराबाद मैं चक्कर लगाया। हाँ। जाके मैंने एक फैक्ट्री में गया, मैंने कहा जी मैं तलवारें बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे कुछ तलवारें मिल जाएंगी? तो उन्होंने कहा कितनी तलवारें चाहिए? मैंने कहा ये 2, 4, 5 ना, ये वाली तलवारें आजकल हॉट चल रही हैं, तो मैं ये लेना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा बाबूजी चुक लो। मैंने कहा इसके पैसे? कहने लगे जिदों विकेगा ना माल तो पैसे दे दियो। अच्छा। आई वाज लाइक, अच्छा लोग इतने अच्छे भी होते हैं यहाँ पे। हाँ। मैंने कहा ठीक है, नहीं आप मुझे तलवारें रहने दें, मैं इसकी फ़ोटो ले रहा हूँ। उसने कहा जी ठीक है, आप फ़ोटो ले लीजिए। मैंने फ़ोटो लगाई और तलवार बिक गई। अच्छा। हाँ, तीसरे हफ्ते वो तलवार बिक गई। गेमिंग शॉट्स थी। हाँ। तो तलवार बिक गई। तो उसके बाद मैं वज़ीराबाद गया, वहाँ से तलवार ली, खुद ही पैक की, उसको जाके कोरियर वाले के पास गया। कोरियर वाले के पास गया, अल्लाह उन्हें आज भी ज़िंदगी दे,
राना इमरान साहब, मैंने कहा यार पैसे मेरे कल कोई नहीं आया, तो ये तलवार भेजनी अमेरिका। वो गाली कोई नहीं, तेन को नहीं जानता, अब भेजो मुंडे भेजो। नहीं तो अमेरिका भेजने के उसके क्या अखराजात थे, क्या एक्सपेंस थे उस तलवार को जो आप भेज, एक तलवार भेजने के अंदाजन? उस वक्त मेरा ख्याल है शायद 3 या 4 हज़ार रुपया। अच्छा। उस वक्त मुझे उसकी शिपिंग कोरियर कास्ट आई। अच्छा। लेकिन आप ये देखिए वो 3 या 4 हज़ार रुपया हमारे लिए है, गोरे के लिए तो $20। हाँ तो वो गोरा शिपिंग भी गोरा ही पे करता है। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट सर ये इस तरह के एक ऑर्डर से कितने कोई पैसे कमा लिया आपने? मिलियंस। Really? तो मेरे इस टाइम जो मेरा ख्याल है 2025 के अंदर मैं मजीद 20 पार्टनरशिप्स करने जा रहा हूँ। अच्छा। साइन करने जा रहा हूँ। यस। किन किन के साथ, लोगों के साथ ऐसे या कंपनीज के साथ? हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान से लोगों को ढूंढता हूँ अच्छा जिनमें पैशन है, अच्छा ड्राइव है कुछ करने की। ठीक है। उन्हें खुद सिखाता हूँ अपने पास रख के, अच्छा उन्हें इंटर्नशिप पे करता हूँ, खाना देता हूँ, सिखाता हूँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट देता हूँ, स्टार्टअप स्टार्ट कराता हूँ। रियली? हाँ। तो आप चुनते कैसे हैं लोगों को, ढूंढते ये कैसे बड़ा हैं मुश्किल इसका? काम है, ये लंबा सफ़र है, मुश्किल सफ़र है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आपको बाज़ का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। टीम बन गई है अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग मुझे टीम है। अल्लाह ने मेरे इस टाइम अगर मैं आपसे कहूँ मेरे 35 के करीब पार्टनर्स हैं। वाह। तो मुझे आई हैव लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम। तो ऑफिसेज भी रखे हैं आपने? जी अच्छा। अब जी फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं। अच्छा वही मतलब मैंने- अपनी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रही है? जी क्वालिटी अच्छा। इश्यूज थे, क्वालिटी इश्यूज थे। जब कुछ ऐसी मिसाल के तौर पर हाँ। मेरी एक कंपनी है, बहुत से लोग वो उसकी वजह से मुझे जानते हैं, वो पुरानी कंपनी है, वो 2011 में मैंने खोली। स्कॉट्स ने खास ड्रेस पहनते हैं अपनी शादी पे, हाँ। वो किल्ट पहनते हाँ, हैं, हाँ, ठीक हाँ। है, वो ऊपर पूरा एक आउटफिट है। जी जी जी। मेरी कंपनी जो अमेरिकन बाजों वाला एग्जैक्टली बैंड बाजे वाला? जी 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 अच्छा जी वो जो अमेरिकन टॉप 3 कंपनीज है ना, उनमें से मेरी एक है। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा मैंने रिसेंटली जो है मेरा एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप है पास्टर सूट्स का। ये क्या है? ये जो पादरी के जो सूट्स होते हैं, हाँ जी जी। अब जी, आप जी। ये देखिए कि अच्छा, दुनिया वो भी यहाँ से? यहाँ से यस somebody in Rome, ठीक है, buying pastor suit from a USA company, that USA company dispatching from Pakistan. ये तो वही हिसाब हो गया ना कि जो चाइनीज हैं वो जानमाज बना के बेच रहे हैं। ओ यस यस। अब फिजा देखिए, मैंने 2 दिन पहले मुझे एक $1100 का एक सिर्फ हमने कोट बेचा एक पादरी को, $1100। ठीक है, अब मेरे पार्टनर का कितना हो गया पाकिस्तानी? ये तकरीबन आप समझ लीजिए 3.25 लाख वाह। एक कोट। एक कोट। अरे वाह। ठीक है, तो मेरे पार्टनर का फ़ोन है, मैंने कहा यार ये बिक गया ना, आप कहते थे नहीं बिकेगा, हाँ। कहने लगा सर बिक गया है। वाह। और वो मैंने एब्सोल्युटली सूट एआई से जनरेट किया था। देखें आप, किसी किस्म की कोई एफर्ट ही कोई नहीं लगी, कोई जी। बंदा, कोई ना डिजाइनर, कोई चक्कर नहीं। अब वो बना, हाँ। ठीक है, उन्होंने पूछा जी क्या करना है, मैंने कहा शाल में जाओ जहाँ से दुल्हनों के वो तैयार होते हैं ना, हाँ। ठीक है, ये तिले का काम है सारे का सारा, और तिले का काम जाके कराओ और पादरी को पहनाओ। वाह जी वाह जी। और ये मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रही, जितने में बेचा है वो हकीकत है, सामने बिल्कुल आप मैं अभी ऐसे देखिए, कोई दुल्हा स्क्रीनशॉट दिख रहा दिखा है। सकता हूँ अगर असल चाहिए है, हो ये तो। असल रियल कहानी है। अच्छा, ब्रेक के बाद ये तो अभी इनकी कहानी, इनकी ज़बानी सुनी है ना, सक्सेस स्टोरी बहुत ज़रूरी होती है एक पुश के लिए आपको, तो ये सामने थी। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक के बाद जानिएगा। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, उस्मान चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पूछ रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से ऑनलाइन बिज़नेस से बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो आपने सुनी है, मगर उसके साथ अटैच हम अब आपको करना चाहेंगे, हम आपको वो आइडियाज़ देंगे जिससे आप भी पैसा कमा सकें। जी सर, कुछ आइडियाज़ हमारे यूथ जी, को मैं देखने कभी वालों को। रिसेंटली फिजा आपसे बता रहा था कि सऊदी अरब जो है वो बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। वहाँ पर ई कॉमर्स का, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है एंड बाइंग पावर भी है। क्या बात है? ठीक है, और मज़े की बात यह है कि इंटरनेट की दुनिया में कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब ये जो सऊदी थोप पहनते हैं, हाँ। ठीक है, ये उनका जो ट्रेडिशनल जुब्बा। ड्रेस है, जुब्बा, ठीक है जी। तो ये रिसेंटली मैंने 2 वीक्स पहले इसका स्टार्टअप शुरू किया है सऊदी अरब के अंदर। ठीक है। ठीक है जी, आप इमेजिन कीजिए सारी की सारी मॉडल्स की मुख्तलिफ किस्म की लगी हुई तस्वीरें उनके पहने में की सारी एआई ने जनरेट की हैं। वाह। ठीक है, ना मॉडलिंग का खर्चा, ना कोई क्लोथिंग का खर्चा। हाँ। ठीक है, कंपनी यूएसए में खुलवाई है, ठीक है, ना सऊदीया में किसी कफील की
जो है ख्वारी के कफील मैं उसको किसी को पार्टनर बनाऊं। अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर वेबसाइट है, अरबिक में वेबसाइट बनाई। और मालूम है उसके लिए कितना बड़ा मैंने ट्रांसलेटर बल्कि शायर हायर किया, AI चैट जीपीटी से, वो भी ठीक है, वो भी सारी की सारी वेबसाइट चैट जीपीटी से बिल्ड की। अब मुझे आप ये बताइए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं पैसे नहीं बना सकता, मैं वो समझता हूँ वो बदकिस्मत भी है और वो इंतहा से ज़्यादा सुस्तुल वजूद है। कि AI की एज में, इंटरनेट की एज में, ई कॉमर्स की एज के अंदर अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में, पाकिस्तान में रह के काम ना कर सको, तो मैं समझता हूँ कि आपको ना शायद आपको कहीं पर कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। कोई नहीं। अच्छा, ये जो मोटे मोटे कुछ मैं चाहूँगी कुछ आइडिया वाले पॉइंट्स जो है ज़रा देखने वालों को दे दें कि पाकिस्तान में जो है हम बंदे के अगर किसी जहन में ऐसा कोई आइडिया है कि ये काम करना है तो वो कौन से स्टेप्स ले, पहला कदम क्या होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ये जो बात कहने लगा हूँ इसके ऊपर मैं इसकी अजान दे रहा हूँ, और वो ये है, पहला स्टेप ये है कि वो काम करना है जो स्केलेबल नहीं। What? I'm not getting. What is? वो काम करना है जो स्केलेबल नहीं। Still not getting. देखिए, जो काम बड़ा जो काम बड़ा हो सकता हो वो नहीं करना। अच्छा, देखिए, अमूमी तौर पे लोग कहते हैं मैंने शलवार सूट बेचना है, मैंने कमीज़ें बेचनी है, मैंने पेंट कोट बेचना है। भाई, आप एक आम बंदा जिसकी थोड़ी इनकम है, क्या मल्टी नेशनल कंपनीज के कंपटीशन में आ सकता है? आप लिवाइज के मुकाबले में कैसे लिवाइज बेच सकते हो? मेरा एक स्टार्टअप है फिजा, ठीक है, अमेरिका में जो है मैटरनिटी जीन्स का। किसका? मैटरनिटी जीन्स। मैटरनिटी जीन्स का, जीन्स नहीं, मैं लिवाइज के मुकाबले में नहीं हूँ, मैटरनिटी जीन्स। ऐसी माएँ जिनको जो मैटरनिटी जीन्स चाहिए, जिनको वो वहाँ पर पहने, वो कस्टम मेड अपने साइज के मुताबिक वेबसाइट पे आए, ऑर्डर करें और चली जाए। अच्छा। ये माइक्रो नीश है, स्केलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इसकी एड का खर्चा कम है, इसकी मार्केटिंग का खर्चा कम है, और आपको थोड़े से ऑर्डर्स चाहिए हैं फ्यू $1000 बनाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जब बच्चे क्या करते हैं, शर्ट्स बेचना शुरू कर देते हैं। भाई, कितना कंपटीशन है, आप कैसे बेचेंगे? अबाई बेचना शुरू कर देते हैं। भाई, ये बिल्कुल जनरल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स बेचें जिनकी सेल कम हो, लेकिन आप एक टारगेट मार्केट जो है, प्रोडक्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर कोई बैड रिव्यू आ जाए तो वो भी तो प्रोडक्ट की जो है ना वो खराबी के लिए, बैड रिव्यू तो किसी का भी आ सकता है। अच्छा, लेकिन जब आप किसी वेरी नैरो फोकस्ड, आप समझ लीजिए कि मार्केट पे फोकस करते हो ना, तो मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टार्टअप है, एक जर्मन्स हैं, साल के अंदर एक उनका बवेरियन अक्टूबर फेस्ट होता है। सिर्फ वो जर्मन्स अक्टूबर को वो ड्रेस कोड पहन के ना वो नाचते हैं। अच्छा, पार्टी एक दिन के लिए, एक दिन पूरे साल में पार्टी करते हैं। फिजा मेरा एक वो स्टार्टअप है, उसके ऑर्डर्स फरवरी से शुरू होते हैं हमें आना, कस्टम मेड, उसे हम बवेरियन सूट्स बोलते हैं, ठीक है, और अक्टूबर तक आते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल हम लोग $500,000 की सेल करेंगे उस स्टार्टअप पे। अगर कोई ये सोचे कि यार साल में एक दिन आता है जिसके ऊपर वो फेस्टिवल होता है, उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट बेचूं तो कितने ऑर्डर्स ले लूँगा? यस, ऑर्डर्स थोड़े हैं, लेकिन देखिए इसमें चाइनीज़ इंटरेस्टेड नहीं है। चाइनीज़ किस में काम करते हैं? मैस मैन्युफैक्चरिंग में। आप उनसे लाखों नहीं करोड़ों पीसेस बना लो, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी लो आ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उस कास्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच भी नहीं सकते। जब सोच नहीं सकते तो हमारी बिजनेसेस, स्टार्टअप्स कामयाब नहीं हो सकते, हम प्राइस कंपटीशन में रह जाते हैं। तो आप ये जो बैरून मुल्क आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो जो पैसे लेते हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से इनकम वसूल होती है उनकी ऑर्डर्स की? देखिए फिजा, दुनिया इंटरनेट वर्ल्ड है और इंटरनेट वर्ल्ड के इंटरनेट के बैंक्स हैं। पाकिस्तान में रहते हुए $150 लगते हैं अमेरिका में यूएस कंपनी खुलवाने में। अच्छा, $150 टोटल। अच्छा, ठीक है जी। अब कंपनी खुल गई, उसके बाद जो तरीकाकार है वो आप कंपनी खुल गई ना, आप उसकी बेसिस के ऊपर आप दुनिया के किसी बंदे की जेब से पैसे निकाल सकते हो। आप मुझे अभी अपना क्रेडिट कार्ड दें, हाँ, और मुझे बताएं उस्मान इसमें से इतने पैसे निकाल लो, मैं अभी निकाल लूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं सऊदीज के अकाउंट से, कतरियों के अकाउंट से, मुझे आज ज़रूरत ही नहीं है दुनिया की किसी मुल्क में जाके कंपनी खुलवाने की, जब मेरी यूएस कॉरपोरेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक कंपनी पाकिस्तान में रखें,
दूसरी कंपनी यूएस कॉरपोरेशन रखें, ठीक है, दोनों आपकी कंपनीज को कनेक्ट करें और इसकी बेसिस के ऊपर आप इज्जत से अमेरिकन वीज़ा भी लें। अच्छा, और अपनी कंपनी के जो शिपिंग के अखराजात हैं ना, तो इसके जो कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे रूल्स वगैरह हैं जो आपको लगता है कि हाँ, शिपिंग का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए, कुछ ये एक मुश्किल काम है और इसके ऊपर हमें पाकिस्तान पोस्ट को होश दिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान पोस्ट जो है हमारे बाकी सरकारी इदारों की तरह, तो शिपिंग के भी तो बड़े अखराजात हैं सर। सारे पैसे ये ले जाते हैं। लेकिन DHL ज़्यादा इफेक्टिव है, प्राइवेट कंपनीज पाकिस्तान में ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट जो है वो ख्वाबे गफलत जो है उसके अंदर सो रहा है। अच्छा, कंपनी खुल गई, हाँ। प्रोडक्ट भी सोच ली, ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजा, हाँ। अजान देना। अच्छा, देखिए अल्लाह हमें क्या सिखाता है, दिन में अपने लिए 5 दफ़ा अजान देना, और हर अजान के अंदर कितनी दफ़ा हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुझे ये बताइए 22 दफ़ा शायद या 27 दफ़ा, मुझे आप बताइए कौन सा बिजनेस है जो अपनी दिन में 5 दफ़ा। सर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद यहीं से बात को ज्वाइन करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस के लिए हम उस्मान साहब से बात कर रहे हैं। उस्मान चुगताई साहब, हमें ये बता दें कि कंपनी अब खुल गई, आइडिया भी सोच लिया, अब इसके आगे हमने क्या करना? कंपनी खुल गई, उसके बाद आप मार्केट में जाएं, मार्केट प्लेसेस, मंडियों में जाएं। अच्छा। मतलब eBay है, Etsy है, Amazon है, और जाके देखें क्या बिक रहा है। अच्छा, ठीक है, जो बिक रहा है ये रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद अपनी एग्जिस्टेंस वहाँ क्रिएट कर लें। सबसे पहले हमने प्राइस भी देखना है सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस देख रहा है मंडी में कि जाके किस प्राइस पे बिक रहा है। अच्छा। बहुत कम प्राइस पे मत बेचिए, जो मार्जिन आपको अवेलेबल है पाकिस्तान से काम करके पैसे कमाने का वो कमाएं। हाँ। तो आप eBay के ऊपर, Etsy के ऊपर, Amazon के ऊपर, E-क्रिएटर के ऊपर, जितनी भी ऐसी मंडियां हैं, बोनांजा है, उनके ऊपर जाएं और जाके वहाँ पर प्रोडक्ट टेस्ट करें। अगर वहाँ पर आपको ऑर्डर मिल जाते हैं तो साथ ही अपनी एक .com खोल लें यूजिंग शॉपिफाई, वूकॉमर्स और प्रेस्टाशॉप या मजेंटो या कोई भी CMS जो है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जाके अजान देना शुरू करते हैं। दिन में मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, हाँ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ऐड के लिए यूज कर yes, सकते हैं, प्रमोशंस एंड ऑल। यही से तो होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? ओके। SEO करें, ऐड चलाएं और अपना माल बेचें। अच्छा। और जो प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिकना शुरू हो जाए, अगर आप कस्टम मेड में नहीं हो तो थोड़ा सा स्टॉक उस मुल्क में भिजवा दो। हाँ। FBA करवा लें और वहाँ से फिर डिस्पैच करवाते जाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इससे आसान बिजनेस, ये जो हमें मार्जिन है ना, हमारी इकॉनमी 300, आप हमारा ₹1 अमेरिकन 300 के, जो पाकिस्तानी जो ₹1 है वो अमेरिका से 300% डॉलर से नीचे है। हाँ। ठीक है, तो ये हमें मार्जिन अवेलेबल है। यही वो मार्जिन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लेके आया था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान का जो ₹1 था, कुछ 300 आप समझ लीजिए ब्रिटिश के बराबर था। तो अब साइकिल रिवर्स हो चुका है। हमारे ये दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है पाकिस्तान, तो यहाँ पर रह के अपनी टीम्स हायर करें, मार्केटिंग की लोग हायर करें, अमेरिका में मार्केटिंग करवाएं। वहाँ पर इवन जो कंपनीज़ हैं, अगर आपको पहला स्टेप पता क्या है, अपनी प्रोडक्ट बेचने से पहले फिजा, जितनी अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं या सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, किसी के आप मार्केटर बन जाओ। अच्छा। किसी के चैट सपोर्ट देना शुरू कर दो, कस्टमर उससे प्रैक्टिस में भी सही, अच्छा सही, सबसे बेहतरीन। बहुत सारी बच्चियां घरों में बैठ के मेरे ब्रांड्स की चैट सपोर्ट दे रही हैं, कस्टमर सपोर्ट दे रही हैं। सर मगर लड़कियां बहुत कम है इस फील्ड में, क्यों? लड़कियों को तो करना चाहिए, घर बैठा मेरा काम ये है। ख्याल है कि ये जो शायद घर बैठी आप लड़कियां लोगों का उन्हीं के कसूर लिए है, ना। ये मीडिया का कसूर है। हाँ। क्या आप सब लोगों ने उनको फैशन शोज पे लगा दिया? हाँ। आप सब लोगों ने उनको हांडी बनाने पे लगा दिया? हाँ। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि चादर चार दीवारी के अंदर रहते हुए आप ये जदीद बिजनेसेस से पैसे कमा सकते ये हैं। बच्चियां कोई मंथली कितना कमा सकती हैं? आप थोड़ा सा आइडिया दें, बताएं ना, जो घर बैठी बच्चियां हैं। मैं ऐसे ऐसे बच्चियों को जानता हूँ महीने के अंदर आराम से घर से 400, 500, $1000 बना रही हैं, घर से निकले बगैर। महीना? जी महीना। अपने पर्दे का भी ख्याल रखते हुए। हाँ। आपको पता है, और अब किसी से नहीं मिलना, पैसे आपके अकाउंट में। हाँ। किसी से, मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, 2-2 साल हो चुके हैं काम करते, 5-5 साल हो चुके हैं, कभी ऑफिस नहीं बुलाया, कभी मुलाकात नहीं। तो आप कहते हैं .com वगैरह बाद में, पहले आप जो प्रोडक्ट टेस्टिंग जरूरी है, प्रोडक्ट टेस्ट, और उससे भी पहले अगर आप किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, आप किसी को अपनी सर्विसेज स्किल सीख जाएंगे, किसी के पैसे हैं,
आप पैसे भी ले रहे हो और किसी के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप वो सारा एक्सपीरियंस ले रहे हो। अच्छा, Indeed.com पे जाएं। कितना कोई टाइम ये करना देखिए है? Indeed.com पर जाएं, ठीक। अमेरिकन वेबसाइट्स हैं जॉब्स की, ऐसी और बहुत सारी जॉब्स हैं। कौन कौन सी? वहाँ एक Indeed बताया और? Indeed.com मैंने मेजरली Indeed है, इसके अलावा भी बहुत सारी कजीजी है जहाँ पर आपको जॉब्स जो हैं, क्रेग्सलिस्ट है, ठीक है, जहाँ पर आपको जॉब्स लगी मिलती हैं और वहाँ पर जाके चेक करें रिमोट जॉब्स। हज़ारों जॉब्स हैं, हज़ारों एवरी मंथ अनाउंस हो रही हैं रिमोट जॉब्स। मींस कंपनीज आर विलिंग टू हायर रिमोटली। आप जाके मतलब $100 आपको मिले ना तो आपका 25,000 बनता और है। आप ये कह रहे हैं कि जो भी ये कंपनी बनाने के बाद, बिजनेस शुरू करने के बाद $400-500 घर बैठ के लड़की आराम से कमा मैं सकती है। कहता हूँ $2-2 हज़ार बच्चियां बना रही हैं। वाह! अगर वो मतलब आप समझ लीजिए टाइम कि दे। हाँ, अगर वो एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है, पाकिस्तान में बैठ के बच्चियां जो हैं $2-2 हज़ार कमा रही हैं। मसला ये है कि राइट मंडी के अंदर ऑपरेट करना। अच्छा, अब वेबसाइट बना ली, कारोबार में प्रोडक्ट भी बना ली, लगा दी। हाँ, अब बेचना शुरू कर दिया। हाँ। अब इस हिसाब से फिर पैसा कितना कमा लेंगी? देखिए ये अगेन आप ये इसकी इन्फिनिटी है, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आइडिया जरूर मुझे थोड़ा सा दे दें, क्योंकि देखिए बच्चियां मेरा जो- एक ब्रांड है, अब आपकी तो देखिए स्टूडेंट्स मेरी नहीं है एक इतनी मेरा एक सारी। ब्रांड है, वो जी। एक साल में उसकी $1 मिलियन सेल है, ओहो, ठीक है। ओके। अब आप $1 मिलियन आप समझ लीजिए कि 28 करोड़ बनते हैं, अरे वाह, ठीक है। एक ब्रांड है मेरा, उसकी ये आप साल की बता रहे हैं? जी पूरी? साल की, वाह, अमेरिकन वाह, में साल की होती है, अच्छा। ठीक है। एक ब्रांड है उसकी 5 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1 लाख है। फिर इशू ये है अगर किसी की $2,000 भी है तो दैट बिकम्स स्ट्रेट अवे 6 लाख रुपया पाकिस्तानी। अरे वाह, बात ये है जो प्रोजेक्ट जो बिजनेस किसी अमेरिकन के लिए वहां पर फिजिबल ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स क्या उससे कई खानदान चल सकते हैं। और उसमें मैं बात करता हूँ सर माइक्रो नीश, प्लीज डू नॉट लॉन्च एनीथिंग ऑफ कंपटीशन। ऐसा काम करो जो कोई दूसरा ना कर रहा हो। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे, बड़े सारे आइडियाज़ जो है जनरेट हुए हैं, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया जी। और ये है कि आप लोगों ने ये जितने भी आइडियाज़ सुने ना, इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, घर बैठ के रोटी ना तोड़ें, पैसा कमाएं। मैं एक आखिरी जाते जाते मिसाल दूंगी। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा जो वहाँ के पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों से ना अपने ही रूम का किराया लेना शुरू कर देते हैं जब वो 17-18 साल के होते हैं। और हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 23 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको घर बैठ के पराठे खिला रहे होते हैं, उसको रोटी खिला रहे होते हैं। और अगर वो ब्याह के बीवी घर ले आता है तो उसके बाद उसकी बीवी भी उसका यही हाल, पैम्परिंग कर रही है, देर से उठ रहा है, देर से उठ रही है, काम नहीं कर रहा, खिला खिला के उसको सांड बना रहे होते हैं मगर कमवा नहीं रहे होते। तो ये हमारी अपनी गलती है। अल्लाह हाफिज़, आपसे कल मुलाकात होती है।